फ्यूनरल हॉल में एकदम शांति थी, जहां यून सोल अपने मरे हुए माता पिता की मेमोरियल के पास खड़ी थी। हवा में सिर्फ दुख भरा सन्नाटा था। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे और अपने दिल में वो सिर्फ अपने ग्रैंडफादर का सहारा ढूंढ रही थी, जो उसके पास इकलौते बचे थे। जब से उसे याद है, उसके ग्रैंडफादर ही उसकी सबसे बड़ी ताकत रहे हैं। माता पिता की मौत के बाद उन्होंने ही उसे हर मुसीबत से बचाया था। उसी पल यून सियोल ने फैसला कर लिया था कि वो अपने ग्रैंडफादर की खुशी के लिए कुछ भी करेगी। लेकिन वक्त के साथ बड़े बड़े सहारे भी कमजोर पड़ जाते हैं। यून सियोल को हाल ही में एक बहुत बुरा सच पता चला था। उसके ग्रैंडफादर को आखिरी स्टेज का पैंक्रियाटिक कैंसर था। उनके पास अब बहुत कम दिन बचे थे और उन्होंने एक रिक्वेस्ट की। वो मरने से पहले उसकी मैरिज देखना चाहते थे। यून सोल का दिल घबराने लगा। मैरिज? वो अभी बहुत यंग थी और ये सब बहुत जल्दी लग रहा था। पर अपने ग्रैंडफादर की फिक्र देकर उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। कॉलेज में सो क्यून यून सोल के पास आया, जो उसका बहुत ही मस्त मौला और चार्मिंग दोस्त था। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो उसे खींचकर क्लासरूम से बाहर ले गई। बाहर आकर वो थोड़ा हिचकिचाई और अचानक बोल पड़ी, सो क्यून, क्या तुम मुझसे मैरिज करोगे? सो क्यून एकदम से हैरान रह गया, फिर मुस्कुराकर बोला, ये बहुत सडन है, पर जब तुम प्रपोज कर रही हो तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? उसने हंसते हुए आगे कहा, और चलो, जब हम 30 साल के हो जाएंगे तब शादी करेंगे, ओके? यून सियोल उसे समझाने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि तभी उसके फोन की रिंग बजी। उसके एक दोस्त ने उसे पास ही कुछ सुंदर गर्ल से मिलने के लिए बुलाया था। सो क्यून की मुस्कान और बढ़ गई। साउंड्स फन, इसे कल कंटिन्यू करते हैं यून सियोल, मुझे अभी जाना होगा। यून सियोल ने एक झूठी स्माइल दी। ओके ओके जाओ, मैं तो वैसे भी मजाक कर रही थी। सो क्यून ने हंसते हुए उसके चीक्स खींचे। मुझे पता था, पर फिर भी मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। ये कहकर वो हाथ हिलाते हुए कैंपस से चला गया। यून सियोल उसे जाते हुए देख रही थी और उसका दिल भारी होने लगा। चिढ़कर वो खुद से बड़बड़ाई, मैंने ये क्या कर दिया? मैं उस इंसान से क्या उम्मीद रख रही थी जो कभी सीरियस नहीं रहता? क्या वो एक बार भी मुझे सीरियस ले सकता है? क्या मेरा फेस काफी सीरियस नहीं था? इन्हीं ख्यालों में खोई हुई वो किसी से टकरा गई। चौंककर उसने ऊपर देखा और जल्दी से माफी मांगने लगी। एक बहुत ही खड़ूस दिखने वाले आदमी ने उसे बीच में ही रोक दिया। अगली बार ध्यान रखना कि तुम कहाँ चल रही हो, डे ड्रीम मत करो। उसकी आवाज सुनकर यून सोल को गुस्सा आ गया। अगर तुमने मुझे डे ड्रीम करते देखा था तो तुम साइड से निकल सकते थे, बल्कि तुम खुद मुझसे आकर टकराए। तुमने ये जानबूझकर किया ना। इससे पहले कि वो कुछ जवाब देता, एक कार बहुत तेजी से उसके पास से गुजरी। एकदम फुर्ती से उस आदमी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर बचा लिया। उस झटके की वजह से वो सीधे उसके चेस्ट से जा टकराई और उनके चेहरे इतने करीब आ गए कि उनके लिप्स गलती से टच हो गए। वक्त जैसे एक पल के लिए रुक गया था। जो हुआ उसे महसूस करते ही उस आदमी ने तुरंत उसे छोड़ दिया। यून सियोल लड़खड़ा गई और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। गलत मत समझना, उसने रूखेपन से अपनी स्लीव झाड़ते हुए कहा। कार बहुत तेज थी, मैंने तुम्हें सिर्फ बचाने के लिए खींचा था। यून सोल हकलाते हुए बोली, हाँ थैंक्स। वो अपनी नजरें चुराते हुए खुद को संभालने लगी। चलो मान लेते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, हम दोनों का दिन ही खराब है। उसका जवाब सुने बिना ही वो जाने के लिए मुड़ी, पर इससे पहले कि वो वहां से निकल पाती, उसकी मजाक उड़ाती आवाज हवा में गूंजी, तुम मुझे अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स भी नहीं बोलोगी? उसके होठों पर एक शरारती स्माइल थी, फिर अपनी आंखों में एक चमक के साथ उसने आगे कहा, या फिर तुम उस किस का हर्जाना दिए बिना ही जाने का सोच रही हो? यून सोल, जो अभी भी उस हादसे से घबराई हुई थी, पलटकर बोली, कैसी किस? हमारे लिप्स बस टच हुए थे, ऐसे एक्ट मत करो जैसे ये कोई बहुत बड़ी बात हो। उसने ताना मारते हुए आगे कहा, क्या बात है? ये मत कहना कि तुम्हें आज तक किसी ने किस नहीं किया। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सच तो ये है कि तुम ऐसी दिख रही हो जैसे तुमने पहले कभी किसी को किस नहीं किया। चिढ़कर यून सियोल बोली, तुम में ऐसा क्या स्पेशल है? मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने तुम्हें किस किया। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। सच में लोग आम तौर पर अपनी फर्स्ट किस इतनी आसानी से नहीं भूलते। उसके चिढ़ाने वाले अंदाज पर उसका गुस्सा भड़क गया। फर्स्ट किस? तुम पागल हो गए हो। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, तुम 108वां इंसान हो जिसे मैंने किस किया है, तो अगर ये याद रखने लायक नहीं था तो मुझे माफ करना। ये कहकर वो अपने पैर पटकती हुई वहां से मुड़ गई और तीखी आवाज में बोली, और अगर दोबारा दिखे तो मुझसे बात मत करना, तुम परवेटेड इंसान। वो वहीं खड़ा उसे गुस्से में जाते हुए देखता रहा और उसकी आंखों में एक अलग ही मजा था। 108वां है ना, इंटरेस्टिंग। वो बुदबुदाया और उसे दूर जाते हुए देख उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। कैंपस वापस आकर बैठी थी, पर उसका ध्यान कहीं और था। उसके दोस्त आसपास हंस रहे थे और आने वाली पार्टीज और आउटिंग्स की बातें कर रहे थे, लेकिन वो फोकस नहीं कर पा रही थी। सो क्योंग, जो हमेशा ग्रुप की जान होता था, दूसरों के साथ मजाक कर रहा था। अचानक प्रोफेसर अंदर आए और सब शांत हो गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, उन्होंने सीरियस होकर कहा। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट लेक्चरर हैं जो अगले सेमेस्टर तक हमें पढ़ाएंगे। उस आदमी ने शांत आवाज में अपना इंट्रोडक्शन दिया। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम कांग जून यंग है। यून सोल एकदम जम गई और उसकी आंखें फटी पकड़ लिया और उसका चेहरा शौक और शर्म से भर गया। उसका दिमाग चिल्लाया, कल वाला वही
बदतमीज इंसान। उसके गाल शर्म से जलने लगे और वो अपनी सीट पर नीचे की तरफ झुक गई। जब उसकी नजरें क्लासरूम में सबको देखने लगीं, तो यून सियोल की घबराहट बढ़ गई। वो अपनी नोटबुक के पीछे छुप गई और खुद से फुसफुसाई, क्या मैंने गलत देखा? प्लीज काश मैं गलत हूँ। अचानक उसकी आवाज गूंजी जो एकदम साफ और चुभने वाली थी, तुम जिसने नोटबुक पकड़ी हुई है, तुम्हारा नाम क्या है? सहम कर यून सोल एकदम जम गई। मैं चो यून सोल हूँ सर, वो हकलाते हुए बोली और अपनी आवाज को संभालने की कोशिश करने लगी। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। मिस चोई, उसने बहुत आराम से कहना शुरू किया, मुझे कभी नहीं पता था कि किताब चबाने से उसका कंटेंट दिमाग में जल्दी जाता है। पूरी क्लास ठहाकों से गूंज उठी और यून सियोल का चेहरा शर्म से लाल हो गया। इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाती, उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। खैर कोई बात नहीं, उसने मजे से पेज पलटे हुए कहा, क्यों ना तुम पेज 108 एक्सप्लेन करो। अगले शब्दों से पहले उसका जानबूझकर रुकना यून सोल के दिल की धड़कन बढ़ा गया। ओह मेरी गलती है, उसने शरारत भरे अंदाज में आगे कहा। मेरा मतलब पेज 10.8 था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जब उसने आगे कहा, शुरू करो मिस चोई, हमें भी कुछ समझाओ। वो उसे परेशान देखकर साफ तौर पर मजे ले रहा था। क्लास खत्म होते ही सूजिन ने बहुत कैजुअल तरीके से प्रोफेसर कांग को ग्रीट किया। आपने बताया नहीं कि आप यहाँ पढ़ाने वाले हैं? उसने हल्के फुल्के अंदाज में पूछा। चलिए साथ में कॉफी पीते हैं। कैंग जून यंग का चेहरा एकदम प्रोफेशनल था। उसने दूरियां बनाए रखे हुए जवाब दिया, मुझे इसके बाद कुछ जरूरी काम निपटाना है। वैसे भी एक प्रोफेसर और स्टूडेंट का साथ में कॉफी पीना सही नहीं है। ओ सूजिन, तुम उन्हें जानती हो? एक क्लासमेट ने हैरान होकर पूछा। सूजिन ने बिना किसी खास रिएक्शन के जवाब दिया, हाँ, हमारी फैमिलीज एक दूसरे को जानती हैं। बाद में क्योंग युन, जो यून सियोल की दोस्त थी, उसने लंच में जिम्पोंग खाने का आइडिया दिया, पर यून सियोल ने मना कर दिया। मैं सीधा घर जा रही हूँ, बस थोड़ी थक गई हूँ, उसने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। हॉलवे से गुजरते हुए उसने देखा कि कैंग जून यंग उसके आगे चल रहा है। हिम्मत जुटाकर उसने उसे आवाज दी, मिस्टर कैंग, क्या हम 1 मिनट बात कर सकते हैं? वो रुका और मुड़ा। उसकी तेज नजरें सीधे यून सियोल की आंखों में थीं। हमारी पहली मुलाकात जिस तरह से हुई उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, उसने हिचकिचाते हुए शुरू किया। पर क्या हम अपने पुराने मसले क्लास में न लाएं? मैं, उसने बिना किसी भाव के पूछा। क्या तुम्हें मैं याद नहीं? उसकी शरारती मुस्कान वापस आ गई। मैं कभी भी पर्सनल मुद्दों को अपनी क्लास में नहीं लाता। मैं सिर्फ एक प्रोफेसर की तरह बर्ताव करता हूँ जो अपने स्टूडेंट्स को सलाह देता है। उसकी आवाज में हल्का सा ताना था जब उसने कहा, इतनी घमंडी मत बनो। यून सियोल का मुंह हैरानी से खुला रह गया, पर उसके पास बोलने को शब्द नहीं थे। जैसे ही वो मुड़ा और वहां से चला गया, वो वहीं खड़ी रह गई और उसका गुस्सा अंदर ही अंदर उबलने लगा। उसी शाम जब वो अपने अपार्टमेंट में थी, यून सियोल का फोन बजा। उसके ग्रैंडफादर का कॉल था। उसने तुरंत फोन उठाया। यून सियोल, कैसी हो तुम? उन्होंने खुशी से पूछा। मैं ठीक हूँ ग्रैंडपा, आप कैसे हैं? उसने जवाब दिया, हाँ हाँ मैं बढ़िया हूँ। सुनो, मैं इस सैटरडे शहर आ रहा हूँ अपने एक पुराने दोस्त के बेटे से मिलने। तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए। ठीक है, मेरा कोई प्लान नहीं है तो मैं चलूंगी, उसने कहा। बहुत अच्छे, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा, जल्दी मिलते हैं। कॉल कट गया और वो बस अपने फोन को देखती रह गई। अगला दिन एक नई ताजगी के साथ आया और यून सियोल खुद को अपने ग्रैंडफादर के साथ एक बहुत बड़े एस्टेट में ले जाते हुए पाई। कांग थे जिन, उसके ग्रैंडफादर ने बड़े प्यार से पुकारा जब होस्ट उनकी तरफ बढ़े। इतनी बड़ी कंपनी के मालिक को खुद गेट पर मेहमानों को लेने आने की जरूरत नहीं है। यून सियोल के ग्रैंडफादर ने हल्का मजाक किया, पर मुझे तो आना ही था, मैं इस यंग लेडी से मिलना चाहता था। कांग थे जिन ने हंसते हुए जवाब दिया। जैसे ही उसने तमीज से बो किया, उसके ग्रैंडफादर ने उनका इंट्रोडक्शन कराया। ये मेरे मरे हुए दोस्त कांग डोंगवू के बच्चे हैं। ये तुम्हारे माता पिता के भी बहुत करीबी दोस्त थे और टीजे कॉर्प के मालिक हैं। यून सोल ने एक प्यारी स्माइल के साथ कहा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तैजिन ने प्यार से कहा, तुम बहुत खूबसूरत यंग लेडी बन गई हो। हैसूक ने उन्हें अंदर बुलाते हुए कहा, अंदर आइए। चलते हुए तैजिन बोले, तुम्हारी फैमिली ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तुम्हारे बिना टीजे कॉर्प आज यहाँ नहीं होती। उसके ग्रैंडफादर ने बात काटे हुए कहा, अरे ऐसा मत कहो। घर में घुसते ही तैजिन की आवाज में थोड़ा दुख था। यून सियोल, मुझे अफसोस है कि तुम्हारे माता पिता के जाने के बाद मैं तुमसे मिल नहीं पाया। हैसूक ने प्यार से उन्हें रोक दिया, अभी ऐसी भारी बातें मत कीजिए। तैजिन ने माहौल बदलते हुए कहा, यून सियोल, अगर तुम चाहो तो हमें अपनी फैमिली समझ सकती हो। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे एक बेटी मिल जाए, शायद मेरे बच्चों को एक बहन और बड़ा भाई मिल जाए। हैसूक ने मुस्कुराते हुए कहा, तेजिन, तुम उसे शर्मिंदा कर रहे हो। तुम्हें हमेशा से एक बेटी चाहिए थी और अब तुम मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे। तैजिन गर्व से मुड़े और इशारा किया, ओह वो रहा मेरा दूसरा बेटा जून सियोल। हेलो कहो, उस लड़के ने तमीज से बो किया।